गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है तो दिस इज़ द सेशन ऑफ पॉलिटी। हम अपना पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं और इस पॉलिटी के सेशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टास्क करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो संविधान की जैसे बोल सकते हैं नीतियाँ या संविधान की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है और कौन से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है, एपेक्स है। आज हम इन टॉपिक्स को पकड़ने जा रहे हैं। तो रोज के हर पॉलिटी के सेशन में हम जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील करेंगे। हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आज डील करेंगे। ये एक इजी सेशन भी है और एक इंटरेस्टिंग सेशन भी है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब आज हम कौन कौन सी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जिसमें संविधान में जो है, जिसका संविधान में बोल सकते हैं विशेषण किया गया है या संविधान में उसके बारे में बताया गया है। मतलब संविधान में उस जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, द बॉडीज विच आर फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट बॉडीज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान है, तो संविधान के अंतर्गत जो बॉडीज आती हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका कोई भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया जाता, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से परे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द रिवीजन सेशन ऑफ द पॉलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम सारी करेंगे, वन बाय वन हर एक बॉडी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो डील करेंगे, ताकि आपके टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक्स बनते रहे। कोशिश पूरी करूँगी, फिर भी कहते हैं कई बार कोई काम आ जाता है तो पर आपका जो है, जैसे कैग, इलेक्शन कमीशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी बॉडीज़ हैं जिनका मेंशन किस पे किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे संविधान द्वारा बनाया गया है, जिसमें संविधान के थ्रू जाना जाता है। तो सबसे पहली है जैसे हम फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी, एनसीबीसी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखिए कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो मेजर बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहली तो हम लेते हैं, अगर बात करें, चलिए, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो अटॉर्नी जनरल, देन एनसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर यूपीएससी, ये सारे हैं, और स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कैग। आज हम क्या करने जा रहे हैं, कैग। कैग मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कैग से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जैसे गार्डियन पूछ लिया, जैसे 40 कौन सा आर्टिकल आता है। जैसे आपको पता है कैग का जो आर्टिकल होता है वो 148 से लेकर 151 तक चलता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपका 148 से 151 तक, ये जो कैग था ना, ये आपका 1858 से ही बना है। तब इसको अकाउंटेंट जनरल के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल को जो है उस टाइम पे जो अकाउंटेंट जनरल थे वो थे सर एडवर्ड डिम्योट। ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया बने। तो पहले अकाउंटेंट जनरल कौन से थे, चलिए हम इनको क्वेश्चंस पे लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो कौन से आर्टिकल से शुरू हो रहा है। पर इससे पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये सबसे पहले कब आया था, 1858 में आया था। इसका जो नाम था वो था अकाउंटेंट जनरल। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, अकाउंटेंट जनरल। और 18 आपका जिसको बोल सकते हैं 18 फर्स्ट जो था, फर्स्ट आपका अकाउंटेंट जनरल कौन सा रहा है, सर हेनरी डिमंड, एडवर्ड डिमंड। ठीक है, ये थे पहला अकाउंटेंट जनरल कौन सा रहा है, ये। और उसके बाद ये कब थे आपके 1866 में, ये कब बने आपके 1860 में।
कब बने थे ये? 1816, 2 साल बाद। उसके बाद जो है 1866 में कैग आया, पर ये कैग नहीं था, इसको जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं बना, इसको कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल के नाम से आया। और फिर उसके बाद 1884 में उसको रिजाइडिंग ऑफिसर, इसको क्या डील कर दिया गया? रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम दे दिया गया। फिर अकाउंटेंट आपका फिर से अकाउंटेंट जनरल रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड 1919 में, ठीक है। और 1919 में हुआ, जिसमें जो है इसको किस पे डील कर दिया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी डील कर दिया गया। इसको क्या बोल दिया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी बोल दिया गया। जिसके बाद जो है 1935 में इसको फिर से ऑडिटर, 1935 के एक्ट के थ्रू इसको ऑडिटर जनरल बनाया गया। और पी नरहरि, PN आपका नरहरि राव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट कैग ऑफिसर। और 1976 में फिर से ये अमेंड किया गया, इसमें कई रिकमेंडेशंस की गई और 1976 में इसको प्रॉपरली जो है कैग का नाम दे दिया गया। तो आपका क्या था? कैग, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में जो है ये डील किया जाता है। तो आर्टिकल 149, 149, 146 नहीं, ठीक है, 146 नहीं है, 147, 147 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है आप ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट, जितने भी ऑफिसर्स ऑफ द सर्वेंट्स हैं, दे आर उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज रिलीड विद द सुप्रीम कोर्ट। 48 आर्टिकल या 49, तो 48 आर्टिकल्स जो है दैट डील्स विद द कैग, उसकी आपका कैग, उसकी अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज जो है वो कौन डील करता है? 149। इन विच ईयर? तो आपको ये पता होना चाहिए कैग जो है 148 से लेकर 151 तक होता है। देखिए कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसको रिप्रेजेंट कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट चुनता है कितनी एज? 65 से 6 ईयर्स तक। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 149। इन विच ईयर वॉज द अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल टास्क ओनली रिमेन कन्फाइंड टू ऑडिटिंग एंड द गवर्नमेंट अकाउंट्स। किस वर्ष लेखा परीक्षा, पहले इसका नाम क्या था? अकाउंटिंग, अब जो है इसको क्या कर दिया गया? ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कब तक गवर्नमेंट अकाउंट्स तक रिफाइन रहे। देखिए 1985 में जो है 52 अमेंडमेंट बनी, जिसमें क्या कहा जाता है? 52 अमेंडमेंट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल भी है, ये तब बना था। 1977 में आपकी सेकेंड गवर्नमेंट यानी बीजेपी फॉर्म हुई थी। 1977 में आपका 43 अमेंडमेंट एक्ट बना था, 43 अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट ओमिटेड मेनी आर्टिकल्स, जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, उनको जो है 44 अमेंडमेंट में से जो है 42 अमेंडमेंट में जितने भी आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया है, उन आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स को ओमिट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। और सिर्फ जो भी है रिस्ट्रिक्शंस फॉर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ SC एंड ST उसको रहने देना। बाकी जितने भी अमेंडमेंट्स, जितने भी लॉज बने, उनको 1976 या आप हो सकते 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो होंगी जो फालतू की हैं, उन सारी चीज़ों को ओमिट कर देना, सिर्फ जुडिशरी जो है SC एंड ST में रखना। तो ये नहीं, आपका जो है 1975 में आपकी 38 अमेंडमेंट क्या कहती है? वो क्लैरिफाई करती है कि डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट और जितनी भी आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी का डिक्लेयर करना, कोई भी ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर करना, प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये 1975 में जो आपकी कौन सी 38 अमेंडमेंट थी। तो आंसर इज 1976। मैंने आपको बताया कि 1976 में ये एक एक्ट अमेंड हुआ था, जो कि आपका क्या था? जो कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल थे वो क्या बन गए? आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। In India, the Comptroller Auditor accounts present detailed analytic review union government accounts to the Finance Ministry every
जो भी आपको बताया, सबसे पहली चीज़ है कंट्रोलर यानी कैग। बाकी क्वेश्चंस इससे डील करेंगे हम। कैग जो है, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए कैग से ये आपका जो टॉपिक है ना, दैट इज डीलिंग विद द कैग। किससे डील कर रहा है? कैग से डील कर रहा है। तो कैग से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैग से कौन से हैं? इन इंडिया द कंट्रोलर ऑडिटर अकाउंट्स द प्रेजेंट एनालिटिक रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स। मतलब भारत में नियंत्रक लेखा सामान्य केंद्र सरकार के खातों की विस्तृत विश्लेषणात्मक समीक्षा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। कितने महीने बाद? ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या मंथ। तो ये जो है आपकी कब किया जाता है? जो डिटेल डिस्कशंस, ये देखिए ये क्या है आपका, ये किसके बेसिस पे आया है? 1971 के बेसिस पे आया है, जिसमें कहा जाता है कि कंप्लीट जो भी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो अपने पूरे अकाउंट्स, जो भी इसके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, चाहे स्टेट के हैं चाहे आपके यूनियन के, उन सभी का लेखा जोखा साल में एक बार देता है। तो आंसर इज आपका ईयर, ना 3 मंथ्स ना मंथ्स ना 6 मंथ्स, यानी एक साल में। किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री मिसेस निर्मला सीतारमण। What is the period of the appointment of the Comptroller General Auditor General of India? देखिए पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो मेन प्रवर्शन है वो 1858 में आ चुका था, लेकिन इसका जो नाम था वो किससे जुड़ा था? अकाउंटेंट जनरल से। ये तो 1976 की जो मेजर अमेंडमेंट हुई तो इसका नाम कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल से क्या कर दिया गया? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब ये जो कैग है, जिसको सिंपल हम इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा है कैग, इसको चुनता कौन है? दैट इज द सुप्रीम फोर्स। सुप्रीम फोर्स क्या है? हमारी प्रेसिडेंट। ये किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुना जाता है। तो उस प्रेसिडेंट के बेसिस पे अगर ये चुना जाता है तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स, और जो टर्म है दैट इज योर 6 ईयर्स। तो ये क्या करेगा? 6 साल नहीं, 6 साल होती है, 65 ईयर्स जो पहले आ जाए, ठीक है, या अप टू 64 ईयर्स, 64 नहीं, 65 और 6 ईयर्स में विच एवर अर्लियर, जो पहले आ जाए। 6 साल पहले आ गए तब भी हो जाएगा, 65 साल हो गए तब भी जो है रिटायर हो जाएगा, फिर 6 साल का फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले आएगी उसके बेसिस पे। तो आंसर इज आपका 6 ईयर्स विच एवर इज नेसेसरी। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? कैसे लग रहे हैं भाई क्वेश्चंस? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, कैग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑफिस ऑफ द कैग ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। भारत में CAG का कार्यालय बनाया किसने था? थ्रू एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी आपकी संसद के द्वारा, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के द्वारा, या फिर कैबिनेट रेजोल्यूशन। देखिए अगर कैबिनेट का हेड या सबसे बड़ा हेड कौन सा होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। सिविल हेड या सिविल सर्वेंट कौन सा होता है? जिसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है दैट इज योर आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे बड़ा, ठीक है। थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं, कैबिनेट का कुछ कार्यालय बनाया नहीं। आंसर इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, तो दैट इज टू बी फ्रेम्ड, इनको फ्रेम करना चाहिए। तो ये जो आपकी कहानी, इसको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। इसको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनते हैं। और ये जो अपना इस्तीफा है या 151 के बाद जो है ये अपना इस्तीफा किसी को भी है, पर कैग जो है वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो अब तो ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आज किसके पास है? किरण रिजिजू। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 एंड 75 की कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो प्राइम मिनिस्टर किसको रिकमेंड करता है? प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है 126 आर्टिकल में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द, जिसके द्वारा किसको? प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाई जाती है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, गार्डियन किसको बोला जाता है? आपकी कैग को। और अगर गार्डियन बोला जाता है तो आर्टिकल इज 148 से 51, और इनको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब गार्डियन पर्स की जितने भी पब्लिक अकाउंट्स है, चाहे वो स्टेट्स आपके क्या बोलते हैं स्टेट के हैं, यूनियन के, उनके सारे लेखा जोखा जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया वो कैग देखता है। तो कैग जो है ये गार्डियन पर्स है एक तरह से, जितने भी अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स के, कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गार्डियन, दैट इज योर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट आता है आपका, ना स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाय द कैग ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कैग नहीं करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं किया जाता? वयस्क और भारत की समेकित नीति से सभी खर्चों पर रिपोर्ट करने के लिए, यानी टू अडल्ट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स, मतलब जितने भी खर्चे हुए हैं उसके बारे में, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से, उसके बारे में रिपोर्ट या उसके बताना। अडल्ट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड्स, जो भी पब्लिक फंड्स हैं या जो देखिए कंसोलिडेटेड फंड इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड्स या पब्लिक अकाउंट फंड से जितना भी खर्चा होना नहीं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। टू कंट्रोल the receipt and the issue of public money to ensure that public revenue is lodged in exchequer, कि मतलब जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, ये सुनिश्चित करना कि सरकारी खजाने में सार्वजनिक राजस्व दर्जा दिया गया है या नहीं। तो सभी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तो देखिए इशू, अगर वो पब्लिक पर्स है तो अकाउंट्स को भी देखता है, एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड से जो भी खर्चा हुआ उनको देखेगा, चेक करेगा, जितनी भी पब्लिक मनी आ रही है और जितना भी रेवेन्यू जा रहा है उन सब का लेखा जोखा। अगर गार्डियन पर्स है तो लेखा जोखा जो भी देखना है, जैसे मुंशी होते हैं तो सारा लेखा जोखा देखते हैं, वैसे ही कैग होते हैं। तो लेकिन कैग एक काम नहीं करता है, कैग जो है वो ऑडिट एंड रिपोर्ट जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, प्रॉफिट एंड उसके बारे में नहीं बताता, उसके बारे में कंपनी खुद बताएगी। द कैग कैन रिजाइन एनी पॉइंट टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर। देखिए कैग को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। कितने साल के लिए? 65 और 6 ईयर्स के लिए। तो जब आपका कैग को ऐसे नहीं हटा सकते, या तो एज फैक्टर हो जाता है या ये इसके बेसिस पे, अगर हमें कैग को, हमारे कैग कौन है? जीसी मुर्मू। कौन है हमारे? जीसी मुर्मू, जो पहले क्या थे? आपके मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जीसी मुर्मू थे। तो प्रेसिडेंट 65 6 ईयर्स और जीसी मुर्मू, तो ये कहते हैं कि जब अगर मान लीजिए जीसी मुर्मू ने रिज़ाइन देना है तो वो रिज़ाइन सीधा किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। वो रिज़ाइन किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के साथ, विद द हैंड रिटन के बेसिस पे जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और फिर प्रेसिडेंट की पावर है कि वो उसको रिजेक्ट करे। और ये जो है आपका किसके साथ? सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास होता है। देखिए अगर आपको रिज़ाइन करना, दो चीज़ें हैं, अगर तो रिजिग्नेशन देना तो वो कौन से बेसिस पे हो सकता है? या तो महाभियोग की, मतलब अगर मिसकंडक्ट किया, तो अगर इसने मिसकंडक्ट किया है तो ये किसके बेसिस पे टर्मिनेट होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस टर्मिनेट होते हैं, उसके बेसिस पे होता है। तो जब उसके बेसिस पे होगा तो आपका क्या है? बाय सिंपल मेजॉरिटी जो भी जीता, जो भी हाउस जो है जितने वोट्स पड़े उसको काउंट कर लिया जाता है। तो मेन चीज़ आती है कि कैग जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस जो है वो किसको और दिलाता है? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपके सीट पे नहीं है या स्पेस जो है वो खाली है, देन चीफ जस्टिस बिकम द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट किसकी बनी होती है? हाउसेस प्लस सुप्रीम पावर, दैट इज योर प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को डील करता है, बट विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट डिस्कसिंग प्रेसिडेंट, ही कांट डू एनीथिंग। तो प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर को विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, विद द एडवाइस, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज आपका प्रेसिडेंट। कौन किसको रिजाइन देते हैं? ये प्रेसिडेंट को। चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। कितने साल तक? 65 to 6 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही नहीं है? ठीक है,
तो पहली चीज़, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, येस ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो ये देखा जाए अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, येस ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे, येस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है वैसे ही जो है इनको हटाया जाता है, कैग को हटाया जाता है। कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड द ऑफिस। मान लीजिए कैग जो है कहा जाता है जब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, अगर ये सीट जो भी पहले आती है, चाहे उनकी रिटायरमेंट चाहे उनका जो है 6 ईयर्स, अगर वो कायदे से छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल, ही इज़ एलिजिबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। वो कहीं और काम कर सकते हैं, नहीं, वो फिर किसी जगह पे भी काम नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जिस तरह से कह सकते हैं सेशंस देता है, या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है फ्रॉम द ऑफिस मतलब को के इंसानों को हटाया जाता है, सेम वे से जो है कैसे अगर इनको हटाना है तो इनके मिसकंडक्ट की वजह से अगर कैग भी वही करता है तभी उसको हटाया जा सकता है सेम वे से। लेकिन ये है कि भाई उसको वो अगर एक बार हटा दिया गया तो वो दोबारा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, जबकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, अगर उन्होंने एक बार हट गए तो वो दोबारा जो है प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, कैग। कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज्ड द ऑफिस। मतलब CAG भारत सरकार के अधीन अपने पद पर काबिज होने के बाद आगे पद का मतलब जब वो रिटायर हो गया, जब उसको रिटायर कर दिया, नाउ ही इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क और ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी ऑफ द कैग इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, यस कंसोलिडेटेड फंड से जो है सैलरी जितनी भी सैलरीज हैं वो हायर अथॉरिटीज़ की वो कहाँ से निकलती है, कैग से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो था इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी, देखिए फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फ्रेम किया है। अब फाइनेंस कमीशन सबसे पहले कब आया था, 1951 में आया था, और इसको अनाउंस तो 1951 में किया था और 6 अप्रैल 1952 को जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली फाइनेंस कमीशन के पहले हेड कौन है, KC नियोगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये कब था आपका और इसको इस्टेब्लिश किसने किया है, ये जो है दैट इज BR अम्बेडकर। इसको इस्टेब्लिश किसने किया है, BR अम्बेडकर। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 में डील किया जाता है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत कब, हर 5 साल बाद। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, 15th, अभी क्या चल रहा है हमारा 15th, जिसके लीडर कौन है, NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द कैग सबमिट्स रिपोर्ट्स ऑन विच ऑफ द कैग, अगर कैग जो है वो गार्डियन ऑफ पर्स है, तो वो अगर उसको किसी को भी अपनी ऑडिट, क्योंकि जितना भी लेखा जोखा है उसका वो ऑडिट करता रहता है, तो उस ऑडिट को अगर इसको किसी को देना होगा या मतलब रिपोर्ट बनानी है तो वो किस बेसिस पे रिपोर्ट बनाएगा, तो ये है आपका, एक सेकेंड, तो ये है आपका, इसमें क्या है कि जो कैग है आपका, कैग ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स अप्रोप्रिएशन ऑब्वियसली फाइनेंस अकाउंट पे देता है, पब्लिक अंडरटेकिंग पे देता है, और कितना अगर अकाउंट मिस है तो उसको अप्रोप्रिएट करना, देन इट इज कॉल्ड 1 to 3। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, 280। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन है, 280। प्रेसिडेंट इसको चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, 5 साल का टर्म होता है। तो आर्टिकल 280, 268 और 269 जो है दैट इज द सर्विसेज ऑफ द टैक्स पेड by the union and collected by the state. 269 that is the taxes levies and collected by the state, this is the union, and 265 जो है tax not to be imposed by authority of law, मतलब अगर देखा जाए तो टैक्स जो है ना तो वो लेविड और पेड बाय
अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है टैक्स और पे नहीं कर सकती। तो 65, तो इसका आंसर क्या था 12th का आपका 280, आर्टिकल इज 280। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ग्रांट्स इन एड्स आर प्रोवाइडेड बाय, जो ग्रांट्स इन एड्स होती हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज प्रोवाइडेड बाय, देखिए कितनी तरह की ग्रांट्स होती हैं, 2 होती हैं, 2 ग्रांट इन एड्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिशनरी, ठीक है, एक होती है डिस्क्रिशनरी और एक होती है आपकी अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्सेस, ठीक है। तो एक होती है ग्रांट इन एड फॉर नीडी पीपल, ठीक है, ये क्या होती है, फॉर नीडी पीपल, ग्रांट इन एड फॉर नीडी पीपल, जो कि नीडी स्टेट्स हैं या नीडी पीपल हैं, और ग्रांट इन एड फॉर डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। तो इस ग्रांट इन एड आर प्रोवाइडेड बाय द अंडर विच आर्टिकल, तो जो ग्रांट इन एड है, पहली ग्रांट इन एड 275 जो है वो कौन क्या बताती है कि जो भी ग्रांट इन एड है वो स्टेट्स की उन जगहों पे पहुंचाओ जहां पे ज़रूरत है। आपका 299 जो है ये आपको बताता है किसी भी पब्लिक पर्सन को आप ग्रांट इन एड दे सकते हो। 282, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 275 नहीं है, 85 नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इज 275 एंड 282, ठीक है। तो ये जो है ग्रांट इन एड्स जैसे जो नियरली स्टेट्स होंगी उनके लिए है, और जो आपका 282 आर्टिकल है वो पब्लिक पर्सन के लिए जाता है। फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब अगर जितना भी केंद्र और राज्य के बीच निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों में वित्त वितरित किया जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो फाइनेंस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग कमीशन 1951 में थी जो कि अब रिप्लेस कर दी गई है, तो अब क्या बना है, नीति आयोग, ठीक है। 2000 कब बना था, 15 में बना था। अमिताभ कांत वॉज द चेयरमैन, आपका राजीव कुमार वॉज द वाइस चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपका प्लानिंग कमीशन नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 + 7, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है दैट इज मेड इन 1952, तो आंसर इज आपका फाइनेंस कमीशन, क्या है आपका फाइनेंस कमीशन, और इसका आर्टिकल है 280। Which one of the following institution will lay down the basic principles of the distribution of the net proceeds of the taxes between union and state? तो ये भी वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सा संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आयों का वितरण करने के लिए बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो अगर देखा जाए तो इसको कौन डील करता है भाई, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं यूनियन और स्टेट, मतलब आपके सेंटर और स्टेट्स में कौन सी चीज़ों को डील किया जाता है, तो ये है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो वो कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, आपका प्लानिंग कमीशन नहीं, आंसर इज फाइनेंस कमीशन। ये क्या है, आर्टिकल 280। अभी कौन सा चल रहा है वो भी करेंगे हम। Who was the chairman of the 13th फाइनेंस कमीशन? 13th फाइनेंस कमीशन, देखिए ये जो था आपका 13th, मैं आपको बता देती हूँ कि 13th कौन सा था। 13th जो थे ये आपका जो है 2005 से लेकर 2010 तक सी रंगाराजन, तो ये जो थे आपके 250, इसको कहा जाता है आपका इंदिरा जो थी, इंदिरा ये 13th फाइनेंस कमीशन की मेंबर रही हैं। 13th फाइनेंस कमीशन की मेंबर कब से कब तक, 2007 से जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हुई। तो विजय केलकर वॉज कब से कब तक, तो ये थे आपके विजय केलकर की जो टाइम पीरियड था वो था आपका 2010 से लेकर आपका 2015 तक। तो ये थे आपके 12th, ये आगे आपके 13th। तो आपका क्या है, विजय केलकर, कब से कब तक, 2010 से लेकर 2015 तक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेस, मतलब संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में क्या प्रावधान है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान निलंबित किया जा सकता है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौरान जो है आपका सस्पेंड किया जाता है। कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर, किसी भी सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं करना।
कैन बी सस्पेंडेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये जो है आपका टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये तभी हो सकता है अगर आपको बहुमत सहमति मिले, कहाँ से, स्टेट लेजिस्लेचर से। तो आंसर इज डी। इसकी राइट आंसर क्या आएगा आपका? डी। कैसा लग रहा है भाई सेशन? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, यह सेशन जो है आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लास्ट में डील करूँगी। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन? 14th फाइनेंस शांता कुमार नहीं, सी रंगा राजन जो थे वो 12th के थे, ठीक है, 2005 से लेकर 10th तक। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन है वो कौन थे आपके? वाई वे रेड्डी, जो कि कहाँ से चला? 215 से लेकर 220 तक। और अभी कौन सा है? 220 से लेकर 225 तक चलेगा हमारा फाइनेंस कमीशन, जो कि कौन सा है? 15th। कौन सा है आपका? 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि आर्टिकल 280 के थ्रू आता है। और इस बार के कौन है लीडर? दैट इज कॉल्ड NK सिंह। कौन है आपके? NK सिंह। तो अभी कौन सा चल रहा है? 15th। कब से कब तक? 2025। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनते हैं। कौन चुनते हैं इनको? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Who has been appointed as the chairman of 5th फाइनेंस कमीशन? तो अभी हमने किया है कि अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट आर्टिकल 148, तो 148 के तहत जो है 15th फाइनेंस कमीशन बना, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। इसको चुना किसने है? प्रेसिडेंट ने चुना है। तो ये आपका कौन है? रतन बताल, शशिकांत दास या शक्तिकांत दास होना चाहिए। तो ये शक्तिकांत दास जो हैं आपके RBI के गवर्नर है। NK सिंह या अशोक लावासा? तो ये नहीं है, आंसर इज NK सिंह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? इसमें से कौन सा ऐसा जो वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग का कोई फंक्शन नहीं है? देखिए, इनकम आयकर का हस्तांतरण करना, यस, ये फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है। उत्पाद एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क का हस्तांतरण करना, ये भी ठीक है। अनुदान पुरस्कार में सहायता करना, ये भी ठीक है। सिर्फ आपका ट्रेड टैक्स, व्यापार कर का हस्तांतरण जो है आपका फाइनेंस कमीशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे आज के क्वेश्चंस ये थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मैं आपके सामने सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आऊँगी जिसमें से आपके क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो है ये चलेगा। तो अगर आपको कैग के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और फाइनेंस कमीशंस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से ये क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे सेशंस अगर चाहिए कि हाँ एक दिन एक टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, किसी दिन नीति आयोग से क्वेश्चंस ले आए, तो ऐसे करके आपके पॉलिटी के टॉपिक वाइज जो है कंटेंट और MCQs बनते रहेंगे। अभी आप इतने कीजिए, मैंने आपको पहले कहा है कि अभी सेशंस चलेंगे, तो ये जो सेशंस हैं इसमें फिर हम और आगे थोड़ा सा इन्हांस करेंगे। अभी स्टार्टअप में इतने इतने क्वेश्चंस कीजिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो अगर अच्छा लगा है चैनल तो गाइस शेयर एंड लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि यस जो हम कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज वो आपको पसंद आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल इंग्लिश के सेशन में 5 बजे से 6 बजे की क्लास में। और जो आपका रात की 8 बजे की क्लास है उसको देखना ना भूलें प्लीज़। उसमें जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आपका, क्योंकि कल भी आपके शिमला के MCQs ही हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके बाद जो है हम नई डिस्ट्रिक्ट के साथ आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स का सिलसिला अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, ग्रेट स्लीप एंड स्टे ब्लेस्ड।